स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग आज मोल कॉन्सेप्ट का कुछ टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे और मोल कॉन्सेप्ट का सिर्फ आपको डाटा याद नहीं रखना है, बल्कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पर आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 1, पहला, if 1 Faraday was to be, if 1 Faraday was to be 60230 coulomb, 60230 coulomb, instead of 96,500 coulomb, then what will be the charge on single electron? What will be the charge on an electron? देखिए, ये सब क्वेश्चंस हैं जो फ्रैक्वेंटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर 96,000 कूलम के बदले 60230 कूलम है 1 फैराडे इज इक्वल टू, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है? तो 1 फैराडे कहते क्या है कि चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बाय डेफिनेशन आपको याद रखना है कि 1 फैराडे इज इक्वल टू चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज 96,500 कूलम के बजाय कितना हो जाए? 60230 कूलम। तो इसका मतलब क्या है? हम लोग जानते हैं 1 फैराडे इज इक्वल टू चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन। तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है कितना? 96,500 कूलम के बदले 60230 कूलम कैरी कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा? 60230 डिवाइडेड बाय इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। आप कैलकुलेट करो कितना आएगा। ये 1 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम आएगा। यही इसका राइट आंसर होगा। अब आइए दूसरे क्वेश्चन में हम आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 88 ग्राम ऑफ CO2। इसमें एक और लगाए हुए हैं कि भाई व्हाट वुड बी द मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड CO हैविंग सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए क्या करेंगे? पहले तो पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 88 ग्राम ऑफ CO2। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए वेट गिवन बाय एक्चुअल वेट कर देंगे। एक्चुअल वेट गिवन बाय एक्चुअल वेट गिवन हो गया 88 ग्राम और CO2 का मोलर मास निकालेंगे आप। ये कितना हो गया? 44। CO2 C+2 इंटू ऑक्सीजन, तो इसका 12 और 2 इंटू 16 44, 2 मोल हो गया। अब देखो, एक मोल अगर कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं, 1 मोल अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो ये 1 मोल कार्बन देगा और 2 मोल क्या देगा? ऑक्सीजन एटम देगा। रह गया 88 ग्राम CO2 है। तो इसका मतलब कितना हो गया कि 2 मोल ऑफ CO2 में कितना हो गया? 2 मोल कार्बन और 4 मोल क्या हो गया? ऑक्सीजन एटम। अब यहाँ देखो, इसको कोरिलेट किया है कि व्हाट वुड बी द मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हैविंग द सिमिलर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, जिसमें 88 ग्राम CO2 में जितना है। तो यहाँ 1 मोल अगर कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे तो 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड में 1 मोल ऑक्सीजन है। 1 मोल ऑक्सीजन एटम चाहिए कितना? इसका मतलब क्या है कि 1 मोल, यहाँ 4 मोल चाहिए, तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है कितना ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड में?
ये 1 मोल है, एक मोल कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कितना हो गया 12 और 16 28 ग्राम क्या हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 12 प्लस, यहाँ आप याद रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास कितना हो गया 12 प्लस 16 कितना 28 ग्राम। तो यहाँ कितना हो गया 4 मोल अगर ऑक्सीजन एटम की जरूरत है, जो इक्विवेलेंट है किसके 88 ग्राम ऑफ CO2 के। तो यहाँ कितना हो गया 4 इंटू 28 यानी 112 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी रिक्वायर्ड। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि वेपर डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ NO2 and N2O4 इज 38.3 एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कैलकुलेट द मोल्स ऑफ NO2 इन 100 मोल मिक्सचर, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मॉलिक्यूलर मास। तो पहला तो ये स्टेप ले लीजिए कि 2 मोल कुछ कंसेप्शन जैसे n नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट बाई मोलर वेट या एक्चुअल वेट कर दें, एक्चुअल वेट। और यहाँ 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो पहला तो स्टेप ये हो गया कि जो मिक्सर का मॉलिक्यूलर मास कितना है 2 इंटू 38.3 यानी 76.6 ग्राम हो गया क्या हमारा मास ऑफ द मोलर मास ऑफ द मिक्सचर। अब यहाँ मान लो कि N2O4 अगर x ग्राम है, ठीक है 100 मोल मिक्सचर में N2O4 कितना हो गया x ग्राम, लेट N2O4 ये कितना हो गया x मोल हो जाए, ठीक है मान लेते हैं कि N2O4 का कितना है x मोल है। तो NO2 कितना हो जाएगा इसमें, या किसी को मान ले सकते हैं, अगर N2O4 को नहीं तो NO2 को मान लीजिए, किसी को आई आर फ्री टू टेक NO2 को हम मान लेते हैं, मान लो x, पहले NO2 दिया है तो NO2 को मान लेते हैं, लेट NO2 का मोल है x मोल है। तो N2O4 का कितना हो जाएगा, N2O4 का 100 माइनस x। और यहाँ से आपको पता है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स को हम एक्चुअल मास से मल्टीप्लाई कर दें तो वेट निकल जाए, तो इसी कॉन्सेप्ट को वहाँ लगा देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2, यानी यहाँ इसको इस तरह से भी लिख सकते हो वेट ऑफ NO2 प्लस वेट ऑफ N2O4 इज इक्वल टू हो गया वेट ऑफ मिक्सचर। अब इसको सेट कर दो इसी पर। वेट ऑफ मिक्सचर आपको पता है 76.6 ग्राम है, यहाँ x मोल है तो x इंटू नाइट्रोजन का 14 और प्लस क्या कर देंगे 32 46 ये हो गया, प्लस 100 माइनस x और N2O4 डाइमर फॉर्म है NO2 का, तो इसका कितना हो गया 92। यहाँ से x को आप सॉल्व कर लीजिए, x का वैल्यू आएगा 33.48, x इज इक्वल टू 33.48 मोल्स, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है कि 12 ग्राम ऑफ एन अल्कलाइन अर्थ मेटल गिव्स 14.8 ग्राम ऑफ इट्स नाइट्राइट। एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज, या ऐसे बोल सकता है कैलकुलेट एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। चॉइस दिए हुए है, इसमें आपको टिक करना है कि कौन सा होगा। तो यहाँ क्वेश्चन को आपको पकड़ना है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाइट्राइट बनता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल है यानी इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2 और नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3। तो ये किस तरह का नाइट्राइट बनाएगा, ये मान लो कि A मान लेते हैं और ये नाइट्रोजन है, इसका वैलेंसी 2 इसका वैलेंसी 3, क्या बनेगा A3N2 कंपाउंड बनेगा। ये नाइट्राइट कैसा होगा A3N2, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल पहले से दिए हुए है। तो क्वेश्चन देखकर हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को आप सिस्टमेटिकली थिंक करें, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ें उसको, क्वेश्चन में ही आंसर रहता है, इतना याद रखो। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा कि बन गया हमारा A3N2। ये किससे बना होगा, 3 एटम ए का कंबाइन किया होगा और प्लस नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन किया होगा। अब इसका एटॉमिक मास मान लो कि हम x मान लेते हैं, तो यहाँ से हमको मूल कॉन्सेप्ट के ही जरिए फॉर्मूला के रूप में ऑब्टेन होगा कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय
एटॉमिक मास ऑफ मेटल, एटॉमिक मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू वेट ऑफ कंपाउंड, वेट ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मेटल। अब देखो वेट ऑफ मेटल दिए हुए, वेट ऑफ कंपाउंड दिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड कितना 3x प्लस कितना कर दें नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 28 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ मेटल कितना 3x इज इक्वल टू कितना वेट ऑफ कंपाउंड कितना 14.8 और वेट ऑफ मेटल कितना दिए हुए 12 ग्राम। यहाँ से x को आप सॉल्व कर लो, x इज इक्वल टू आई थिंक आना चाहिए x इज इक्वल टू 40 ग्राम पर मोल, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अब नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि टू बैलून्स B1 and B2 of equal capacity containing 100 gram oxygen, dioxygen and 100 gram ozone, which will have greater number of atoms and which will have greater number of molecules। यही क्वेश्चन है कि दो बल्ब है, दो बैलून है, ठीक है, एक का मान लो B1 और दूसरा हो गया B2, इसमें डाइऑक्सीजन है, इसमें ओजोन है, किसमें मॉलिक्यूल की संख्या ज़्यादा होगी। तो यहाँ देख लो क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स से हम मॉलिक्यूल पर आते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इसका कितना है, ये 100 ग्राम है, तो 100 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स हो गया 100 डिवाइडेड बाय 32। यहाँ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 100, ये भी 100 ग्राम है, तो 100 डिवाइडेड बाय कितना 16 गुने 3 कितना हो गया 48। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करनी है तो यहाँ क्या कर दो na, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो na से। देखो सब में 100 तो दोनों में सिमिलर है, लेकिन यहाँ क्या है डिवाइड कर रहे हैं 32 से, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं 48 से। जाहिर है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या वो ऑक्सीजन वाले में ज़्यादा होगी, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स B1 इज ग्रेटर देन B2। अब दूसरा एस्पेक्ट जो इसका है कि किसमें एटम की संख्या किसमें ज़्यादा होगी। तो ये तो हो गया मॉलिक्यूल्स, यहाँ हम निकाले जो क्या निकाले मॉलिक्यूल्स निकाले, ठीक है। अब यहाँ एटम्स की अगर बात करेंगे, एटम्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ देखो 100 डिवाइडेड बाय 32 इंटू Na, इतना मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में 2 ठो एटम है, तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, इस ओजोन वाले केस में 100 डिवाइडेड बाय 48 इंटू Na इंटू क्या कर देंगे 3। तो देखिए यहाँ कितना हो गया, ये भी आ गया कितना 100 डिवाइडेड बाई 16 इंटू Na, यहाँ भी कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाई 16 इंटू Na, दोनों का बराबर हो गया, यानी नंबर ऑफ एटम जितना B1 में होगा उतने ही क्या होगा B2 में होगा। तो आपको ये प्रयास करना है कि क्वेश्चन देखकर हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे सिस्टमेटिकली आप आगे बढ़ें। आगे हम लोग नेक्स्ट में कुछ और इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड क्वेश्चन, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन डालेंगे। आप इसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए और पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।